हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज विक्ट्री इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू स्टॉप फाइटिंग। यानी कि जो भी व्यक्ति प्रयास करने से नहीं रुकता, थकता नहीं, उस इंसान की ज़िंदगी में सफलता हमेशा आती है। अगर आप जंग लड़ेंगे ही नहीं तो सफलता कैसी होती है, हार कैसी होती है, ये सब चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रयास करते रहिए, आप आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे नंबर 5 अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उसी के बेसिस पे आज का पैसेज है जो नेक्स्ट अपकमिंग नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 6 है उसके ऊपर। इंक्लूडिंग disability in national health financial survey 6 will serve the government well। बोल रहे हैं कि अगर हम नेशनल हेल्थ फाइनेंशियल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 6 में नंबर 6 में अगर हम डिसेबिलिटी के क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं तो इससे सरकार को फायदा होगा। कैसा? द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा इज इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी कंस्ट्रक्ट्स एंड थेरियन डिसीजंस इज नॉन कंटेस्टेबल। बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी बहस की या कोई भी डाउटफुल चीज़ नहीं है कि अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, उनको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, सही हम डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, और इस बात में कोई भी शंका नहीं है। द कंट्री टेक्स पीरियोडिक स्टॉक of various parameters just to inform welfare policies better। बोल रहे हैं कि देश में कुछ समय अंतराल बाद, रेगुलर इंटरवल बाद कुछ पैरामीटर्स की जांच की जाती है। वो कैसे की जाती है? सर्वेस के द्वारा। ठीक है, क्यों की जाती है? ताकि बेहतर पॉलिसीज़ बनाई जा सकें, बेहतर ढंग से हम उनको पोर्ट्रे कर सकें और ये भी पता चल सके कि जो अभी तक हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं क्या वो इफ़ेक्टिवली काम कर रही हैं या क्या उनका फ़ायदा सब लोगों को हो रहा है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं एक सरकार के लिए जानना और जांचना। ठीक है, इन कंटेक्स्ट the recent decision of union government to drop the disability specific question from the National Family Health Survey NFHS 6 seems churlish and sends out wrong signals। बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे ये सब चीज़ें क्यों बोली जा रही हैं, क्यों डिस्कस की जा रही हैं? क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट का लेटेस्ट डिसीजन आया है, क्या डिसीजन आया है कि वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 में से डिसेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस हटा देंगे। ठीक है, और ये जो डिसीजन है ये बहुत ज़्यादा रूड समझा जा रहा है, बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन समझा जा रहा है और इससे गलत सिग्नल जाते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ कैंपेनिंग फॉर सेम, एक्टिविस्ट rejoiced when the government added one question on disability in National Family Health Survey number 5। बोल रहे हैं कि बहुत सालों से जद्दोजहद करने के बाद, बहुत सालों से प्रयास करने के बाद में जो ये एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट में मतलब इसके लिए कैंपेनिंग करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस, सरकार के नज़रिए में ये बातें लाने के लिए जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनको बड़ी खुशी की एक लहर मिली थी, एक थोड़ा सा खुशी का पल उनके लिए आया था। रिजॉइस मतलब खुशी से वो झूम उठे थे जब गवर्नमेंट ने एक सवाल, एक क्वेश्चन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 में डिसेबिलिटी से रिलेटेड ऐड करा एंड were hopeful that this would be built upon a subsequent versions of the nationwide survey। और ये उम्मीद उन्होंने जताई थी कि ये आगे आने वाले समय में जो आगे नेक्स्ट नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे होंगे उनमें इसके रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और ये ज़्यादा विस्तृत होगा। ठीक है, द डिलीशन एंड रिलक्टेंस टू मैप द minutiae that will help understand their lives and needs better। बोल रहे इसमें जो ये डिलीट किया गया है और जो ये झिझक है सरकार की कि हमने इस चीज़ को कैसे मैप करना है, इतने
उसके बारे में एकदम छोटे से छोटे सवाल पूछ के भी हम कैसे मैप कर पाएंगे, जो झिझक है सरकार की, दैट विल हेल्प अंडरस्टैंड। इससे क्या हो सकता था अगर हम इसको नहीं हटाते, इनके बारे में छोटे से छोटे क्वेश्चंस पूछते, तो हम इनकी लाइव्स के बारे में बेटर जान सकते थे, उनकी क्या ज़रूरत है उनके बारे में बेटर जान सकते थे। फिर उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते थे, हम उसी अकॉर्डिंग इनके लिए प्लानिंग्स कर सकते थे। ठीक है, जो ये अनिच्छा जाहिर कर रही है ना सरकार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने में, ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होते हैं उनके लिए बेटर जानने में, उनको उनकी ज़रूरतों को अच्छे तरीके से समझने में। लीव्स द क्वेश्चन, इज द गवर्नमेंट सीरियस अबाउट इट्स कमिटमेंट टू द डिसेबल्ड इन द कंट्री, बोल रहे हैं। तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन हटा दिया और अनिच्छा जाहिर करी इतने छोटे छोटे सवाल पूछने के लिए जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी, इसने एक और सवाल खड़ा कर दिया है सरकार की मंशा के ऊपर कि क्या सरकार सीरियसली अपने जो उनके कमिटमेंट्स हैं, उनके जो वादे हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, क्या उनके बारे में सरकार सीरियस है, सिंसियरली उनके बारे में सोच रही है। हु number as per the 2011 census about 2.68 करोड़ बोल रहे हैं, और इन डिसेबल्ड लोगों की संख्या कितनी है एज पर 2011 के सेंसस के अनुसार 2.68 करोड़ इनकी संख्या है। कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली रिस्पॉन्डेड दैट questions about disability were already asked as part of the sample register survey SRS 76th round। तो इस पे अब उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाए, तो इस पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली का जवाब आया कि भाई देखो, हमने ये क्वेश्चन इसलिए हटाया है क्योंकि सैम्पल रजिस्टर सर्वे के 76th राउंड जो चल रहा है उसमें इससे रिलेटेड सवाल ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं। कंडक्टेड बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर, जो कि कब हुआ था, जुलाई से दिसंबर 2018 के बीच में कंडक्ट किया गया था। एंड दैट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैन बी टैबुलेटेड फ्रॉम द रॉ डेटा। और ये जो सैम्पल रजिस्टर सर्वे है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सपोज करो 5 इसमें क्वेश्चंस हैं कि कितनी डिसेबिलिटी है, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किन बेनिफिट्स के बारे में पता है, कौन से बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे। ठीक है, ये 5 हैं। तो ये एक रॉ डेटा है, राइट। इसके बेसिस पे वो कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, प्लानिंग करना चाहें तो कोई भी प्लानिंग वो कर सकते हैं। ठीक है, विच इज ऑल्सो अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, जो कि जनता के सामने किसी वेबसाइट या पोर्टल पे भी उजागर है। इट हैज ऑल्सो गॉन ऑन रिकॉर्ड स्टेटिंग दैट डिसेबिलिटी डेटा विल नॉट चेंज फास्ट। और इन्होंने ये भी बात कह दी, मतलब एक ऑफिशियल पर्सन होने के नाते इन्होंने ये बात तक कह दी कि डिसेबिलिटी का डेटा इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाला। तो भाई हर दिन इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी रिसेंट जो हमने आर्टिकल कल का ही पढ़ा था जिसमें उड़ीसा ट्रेन हादसे की बात की गई थी, उसमें ही बोला गया था 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और जब हमने उन हादसों की न्यूज़ रिपोर्टिंग पढ़ी थी तो पता चल रहा था कि कईयों के हाथ गायब हैं, कईयों के पैर गायब हैं। तो क्या वो डिसेबिलिटी एक हादसे से इतनी डिसेबिलिटी बढ़ नहीं गई सिर्फ एक हादसे से, राइट। तो हर दिन इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये लास्ट जो हमारे पास डेटा है 2011 का डेटा है, और अगर सेंसस भी आता है 2018 का हम बात करें सैम्पल रजिस्टर सर्वे की, 2018 में हुआ था। तो 3 सालों में तो बहुत ज़्यादा, 3 से 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा संख्या इसकी बढ़ चुकी होगी। ये कहना बहुत गलत हो जाएगा। दैट माइट बी एन एरेनियस सपोजिशन, और ये बहुत ही गलत एक धारणा है, एक परसेप्शन है, बहुत ही गलत। ठीक है, जो इन्होंने कहा ना कि ये डिसेबिलिटी का डेटा इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, ये बहुत गलत एक सपोजिशन है, बहुत गलत एक आपका अनुमान है। व्हाइल ग्रॉस डेटा ऑन डिसेबिलिटीज विल चेंज मार्जिनली, बोला है कि ये मान सकते हैं कि जो ग्रॉस डेटा है डिसेबिलिटीज पे वो थोड़ी संख्या में बढ़ेगा, बट स्टिल बी सब्सटैंशियल गिवन द नंबर्स। लेकिन यहाँ एक भी डिसेबिलिटी हमारे लिए मायने रखती है, तो चाहे थोड़ी संख्या में बढ़े चाहे ज़्यादा संख्या में बढ़े, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा होगी अगर हम नंबर्स की बात करें तो। द काउंट ऑफ 6.1 लाख सैम्पल हाउस होल्ड्स दैट द NFHS रिलाइज ऑन विल मेक द डेटा सेट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। बोल रहे हैं कि
अभी तो हम ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो रहा है, इसमें हम केवल 6.1 लाख परिवारों का ही डेटा ले रहे हैं और उन्हीं के बेसिस पे बाकी अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इन 6.1 लाख जो परिवार कंसिडर किए गए हैं, ये केवल और केवल एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा है, ये पूरे हमारे करोड़ों की जनसंख्या का डेटा नहीं है। दैट मीन्स हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग हो सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये 6.1 लाख लोग जो उन्होंने कंसिडर करे, उनमें से किसी ने भी ऐसी कोई समस्या फेस ना करी हो जो 6.1 के बजाय 6.2 लाख, मतलब 2 लाखवां जो नंबर होगा उसने फेस करी होगी, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा एक डेटा जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये केवल और केवल एक सैम्पल डेटा है, उदाहरण डेटा है। यही 6.1 लाख लोग अब पूरे हिंदुस्तान की करोड़ों की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The elaborate questions asked by the NFHS will provide valuable specifics on the lives of disabled। बोल रहे हैं अगर हम NFHS में और ज़्यादा क्वेश्चंस इलेबोरेट तरीके से पूछते तो इससे हमें एक वैल्यूएबल, बहुत ही डेटा स्पेसिफिक हमें डेटा मिलता, जिससे कि हम डिसेबल्ड लोगों की ज़िंदगियों के बारे में ज़्यादा बेहतर समझ पाते। समथिंग ऑन दैट स्केल हिथर्टो कंस्पिशियस बाय इट्स एब्सेंस। तो इतने बड़े पैमाने पे ये जो चीज़ मिसिंग है, ठीक है, इस चीज़ को जो हटाया जा रहा है, कुछ ना कुछ अस्पष्ट है, ठीक है, क्लियर नहीं है कुछ चीज़ें यहाँ पे। While the SRS does a good job with marking the prevalence and incidence of disability, बोल रहे हैं हालांकि SRS जो सैम्पल रजिस्टर सर्वे का डेटा है, इसने काफ़ी बढ़िया काम किया है कि कितने लोग डिसेबल्ड है, कितना % डिसेबल्ड है, क्या उनको डेटा, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कितना उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, सरकारी मदद मिलती है, ये सब उनने डेटा अच्छे तरीके से ले लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिविंग अरेंजमेंट्स उनके कैसे हैं, केयर गिवर्स कौन है उनके, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी उनके पास है या नहीं है, उनको जो सुविधाएं हैं वो उनके पास पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, और बाकी चीज़ों के बीच में, ठीक है। The NFHS ask more comprehensive questions। तो अगर हम NFHS में इसके बारे में शामिल करते तो इसमें और व्यापक विस्तृत तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते। It seeks answers on health nutrition status, जिसमें कि इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन का आपका क्या स्टेटस है, किस तरीके से आपको उसके बेनिफिट मिल रहे हैं, सरकार से कोई मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक्सेस टू हेल्थ स्कीम्स, कोई भी सरकारी स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस है, आपका सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, डोमेस्टिक वायलेंस, हाउस होल्ड एमेनिटीज़ एंड पोजेशंस, लाइफस्टाइल इंडिकेटर्स एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट्स, इस तरीके की सुविधा उनके पास है या नहीं। तो ये बहुत ही बारीक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट द लेटर विल यील्ड बेटर, और इसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो पीछे बाद वाले जो क्वेश्चंस पूछे गए, इतने बारीक क्वेश्चंस पूछे गए, इससे हमें बेहतर एक ओपिनियन मिल सकता है, मोर रोबस्ट डेटा ऑन द डिसेबिलिटी सेक्टर, और ज़्यादा ही दृढ़ एक अच्छा डेटा हमें मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग डेटा मिल सकता है इस दबके के लोगों के बारे में। While Health Ministry officials claim that the sole NFHS question on disability 2 resulted in underreporting, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है, उसके ऑफिशियल्स द्वारा ये बताया गया है कि NFHS में अभी तक केवल एक, हमने बताया ना 2000 ये जो NFHS 5 हुआ, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था डिसेबिलिटी के रिलेटेड। तो वो कह रहे हैं कि इस एक क्वेश्चन से में भी बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग, यानी कि कम आंकड़े सामने आए हैं, कम डेटा सामने आया है। दैट माइट एक्चुअली बी फंक्शन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फील्ड स्टाफ हु आस्क द क्वेश्चंस, और ये जो फील्ड स्टाफ जो ये क्वेश्चंस पूछ रहा था, उनकी ट्रेनिंग में कमी और उनकी ट्रेनिंग को सुधारने के लिए एक इंडिकेशन हो सकता है, ठीक है। The state must employ these efforts, adding questions on the
disabilities, training field staff, because nothing really justifies any attempt to keep a significant section out of a massive scale count of the Indian population. बोल रहे हैं कि तो इसीलिए सरकार को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि और ज़्यादा सवाल इसमें पूछे जाएं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, और जो फील्ड स्टाफ यानी कि जो स्टाफ डेटा कलेक्ट करने जा रहा है उनकी ट्रेनिंग भी अच्छे से हो, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है जो इस दबके के लिए, इस दबके को इंडियन पॉपुलेशन से बाहर रखकर उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने के लिए काफ़ी हो। यानी कि इनकी ज़रूरतें नज़रअंदाज नहीं की जा सकती और ना की जानी चाहिए, और इसके लिए कोई भी बहाना जो है वो काफ़ी नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बेस्ड ऑन द पैसेज, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? क्यों ज़रूरी है ये डेटा? क्योंकि ये हमें क्लियर पिक्चर देगा कि हमें उनके लिए क्या उनकी ज़रूरतें हैं और कैसे तरीके की उनकी प्लानिंग करनी चाहिए, राइट? इट इज़ रिक्वायर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, कि ये हेल्थ और फैमिली मिनिस्ट्री द्वारा रिक्वायर्ड डेटा है। तो हाँ, उनके द्वारा रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन ये सरकार द्वारा भी रिक्वायर्ड हो सकता है ना, उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है पॉलिसीज़ बनाने के लिए, तो ये ट्रू नहीं है। It will help to map the minutiae of lives and needs of disabled population. बोल रहे हैं कि ये हेल्प करेगा उनके बारे में बारीकी से जानने के लिए, उनकी ज़रूरतों के बारे में समझने के लिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। It fulfills the requirement of sample register survey 76th round. बोल रहे हैं सैम्पल रजिस्टर सर्वे का जो 76 राउंड चल रहा है उसकी ज़रूरतों को ये पूरा करेगा। तो यानी कि उसके अंदर भी सवाल पूछे गए हैं, तो उन सवालों को ये फुलफिल कर पाएगा। लेकिन हमने देखा कि अगर हम नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे के अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड करें तो उसका क्वेश्चंस जो है उनका विस्तार ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा विस्तृत क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ज़्यादा एलैबोरेट करने वाले क्वेश्चंस होंगे जो उनकी स्थिति को और ज़्यादा दर्शाएंगे और ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे। तो ये कहना कि वो इस सैम्पल रजिस्टर सर्वे की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे सही नहीं होगा, ठीक है। द डेटा अबाउट डिसेबिलिटी डजंट चेंज फास्ट, ये तो उनने स्टेटमेंट दे दिया, बट हमें पता है चाहे छोटी संख्या में ही बढ़े, बट हमारे लिए हर आंकड़ा जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। एक भी व्यक्ति अगर अपनी किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी फेस करता है तो हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है चीज़ें, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following best describes the key difference between the National Family Health Survey and the sample registration system in terms of their approaches to collecting data on disability? कह रहे हैं कि नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं और सैम्पल रजिस्टर सर्वे सिस्टम के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन दोनों की अप्रोच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से दोनों डिफरेंट डेटा सेम प्रॉब्लम के ऊपर डिफरेंट डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं। द SRS कलेक्ट डेटा ऑन मोर डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ डिसेबिलिटी दैन द NFHS। बोल रहे हैं जो SRS है वो ज़्यादा डाइवर्स यानी कि ज़्यादा वेरिएशन वाला डेटा कलेक्ट कर पाता है डिसेबिलिटी के ऊपर, जो कि सही नहीं है। SRS कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस और कुछ लिमिटेड एस्पेक्ट्स को ही टारगेट कर पाता है। The NFHS relies on a smaller sample size than the SRS does। बोल रहे हैं NFHS जो है वो छोटे सैम्पल साइज यानी कि सिर्फ हमने जैसे कि देखा कि 6.8 लाख 1 लाख लोगों के ऊपर ही ये आंकड़ा लिया जाएगा, डेटा लिया जाएगा, उन्हीं से कलेक्ट किया जाएगा। तो वो दोनों ही छोटे लेवल पर ही करते हैं। बड़े लेवल पे तो हमारा नेशनल हेल्थ सेंसस जो होता है, पॉपुलेशन सेंसस, वो किया जाता है, राइट। ये दोनों ही डेटा छोटे लेवल पर ही कलेक्ट किए जाते हैं। द NFHS asks more comprehensive questions than the SRS does। बोल रहे हैं NFHS में और ज़्यादा विस्तृत या विस्तार वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बजाय कि SRS के, जो कि बिल्कुल सही है। The SRS employs better trained field staff than the NFHS। बोल रहे हैं SRS में ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग वाला फील्ड स्टाफ लिया जाता है, शामिल किया जाता है, rather than NFHS में,
ठीक है, जो कि गलत है। दोनों में ही ट्रेनिंग इक्वली दी जाती है और ट्रेनिंग देना हमारी सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से दे रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेज द मेन इशू डिस्कस्ड इन पैसेज। ठीक है, पैसेज में जो मेन इशू डिस्कस किया गया है उसके बारे में अगर हमें समरी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे। सो पहला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चोजन टू इंक्लूड मोर क्वेश्चंस अबाउट डिसेबिलिटी इन NFHS। ये तो बिल्कुल गलत है, उन्होंने तो बल्कि जो इकलौता सवाल था वो भी हटा दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिमूव्ड अ क्वेश्चन अबाउट डिसेबिलिटी फ्रॉम NFHS। बिल्कुल सही है ये। The disability sector is not important for the country's welfare policies। बिल्कुल गलत है। डिसेबिलिटी वाला जो ये दबका है ये भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है। देखो, इनके लिए ज़रूरतें ज़्यादा हैं, इनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, इनके लिए हमें केयर गिवर्स भी चाहिए कई लोगों के लिए। कुछ लोग तो चलो अच्छे से अपना ख्याल रख पाते हैं इवन आफ्टर डिसेबिलिटी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी इनके लिए और बनानी चाहिए। तो इसलिए ये हमारे समाज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। The government is planning to collect more data on disabled population through sample registration survey। ये भी गलत है, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं। अगर हो सकता है गवर्नमेंट ने इसको और इसमें और क्वेश्चंस ऐड करने की सोची होगी, तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया उसके बारे में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज। कैसी है टोन पैसेज की? पैसेज की टोन जी बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि जो इकलौता क्वेश्चन नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे में शामिल किया गया था, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में वो हटा दिया गया। ठीक है, इसके लिए उनने बोला कि ये बहुत गलत हुआ। इससे लगता है कि सरकार की सीरियसनेस के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि क्या वो सिंसियरली इन लोगों के लिए सोचती है, इन लोगों को कंसिडर करती है अपने पॉलिसीज बनाने के टाइम पे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main criticism regarding the union government's decision related to the National Family Health Survey? क्या मेन उनकी निंदा की गई है कि इकलौता क्वेश्चन था वो भी हटा दिया, जबकि जो NFHS है वो ज़्यादा वाइड डेटा कलेक्ट कर सकता था। इससे सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठते हैं कि क्या सरकार उनके बारे में बारीक से बारीक चीज़ें जानने के लिए अनिच्छुक है। ठीक है, ऑप्शन नहीं देखते हैं। द गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस टू मैप द माइन्यूशिया ऑफ द लाइव्स ऑफ द डिसेबल्ड। बोल रहे हैं कि सरकार की जो अनिच्छा है कि वो डिसेबल्ड लोगों के बारे में बारीक से बारीक जान पाए, ये सरकार की अनिच्छा है। तो ये हमें, और इसी का उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, उन्होंने इस चीज़ की निंदा भी करी। द रिडक्शन in the count of sample households that the NFHS relies on। ये भी गलत है। 6.1 लाख को यूज़ किया जाता है, वही अभी यूज़ किया जाएगा। The decrease in the comprehensiveness of the question asked in NFHS। तो भाई कॉम्प्रिहेंसिवनेस में डिक्रीज होने की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि NFHS में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था जो कि हटा दिया गया है अब। The lack of accessibility and unemployment rate data in the NFHS। कि NFHS में जो इन लोगों का, डिसेबल्ड लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है और उनको कितनी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं या उनके पास अवेलेबल है, इस डेटा है, इस पे क्लैरिटी नहीं है और इस बात पे सरकार की निंदा हुई, इसको क्रिटिसाइज किया गया। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। Which of the following words is a synonym of churlish as used in passage? churlish का मतलब होता है बहुत ही रूड। ठीक है, तो cheerful मतलब खुशीनुमा, केयरिंग मतलब किसी का ख्याल रखने वाला, रूड जो है इसका मीनिंग भी होता है और सिनोनिम भी है। जनरस मतलब उदार। ठीक है, सो ऑप्शन सी रूड इज करेक्ट। रिजॉइस्ड मतलब खुशी से झूमना उठना। ठीक है, अब इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। सेलिब्रेटेड खुशी से झूम उठना। मॉर्न्ड मतलब दुख मनाना। एग्जल्टेड मतलब भी होता है खुशी से झूम उठना, एकदम खुशनुमा कोई चीज़ होना। और अपलॉडेड मतलब होता है तालियों की गड़गड़ाहट। सो ऑप्शन बी मॉर्न्ड इज करेक्ट।
नॉट ट्रू, हमें वो स्टेटमेंट ढूंढ के निकालनी है जो कि ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। द NFHS गैदर्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा दैन दी SRS। तो बिल्कुल सही है ये कि NFHS में अगर कोई डेटा हम निकालेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। द हेल्थ मिनिस्ट्री क्लेम्स दैट सोल NFHS क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटी लीड्स टू अंडर रिपोर्टिंग। बोल रहे हैं कि जो इकलौता सवाल इसमें पूछा गया था उसकी वजह से भी अंडर रिपोर्टिंग, यानी कि उसमें भी कम डेटा सामने आया है, जो कि बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा ये चीज़, ठीक है। द NFHS ओनली फोकसेस ऑन डिसेबिलिटीज एंड डजंट कलेक्ट डेटा ऑन अदर एरियाज लाइक हेल्थ न्यूट्रिशन स्टेटस। बिल्कुल गलत है। NFHS का पर्पस ही ये है कि वो हेल्थ न्यूट्रिशन स्टेटस, डोमेस्टिक वायलेंस, इन जैसे चीज़ों के ऊपर अपना डेटा लेकर आए। द स्टेट नीड्स टू इम्प्रूव ट्रेनिंग फॉर फील्ड स्टाफ्स हु आस्क क्वेश्चंस। बिल्कुल सही है कि उनकी ट्रेनिंग और अच्छे से कराई जानी चाहिए कि उनकी सवाल पूछने में एक एम्पैथी हो, उनके सवाल पूछने के तरीके में जो रूड ना लगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Structural flaws are among a host of critical red flags raised in a study conducted by National Bank for Agriculture। बोल रहे हैं कुछ ढांचागत कमियां हैं, ठीक है, कुछ बेसिक कमियां हैं जो कि क्रिटिकल रेड फ्लैग रेज करते हैं। क्रिटिकल रेड फ्लैग रेज करना मतलब कि चेतावनी देते हैं, जैसा कि एक स्टडी जो कि कंडक्ट की गई थी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड द्वारा स्टडी कंडक्ट की थी, उसमें पता चला। और ये स्टडी उन्होंने इन कोलैबोरेशन विद भारत कृषक समाज के साथ मिलजुल कर ये स्टडी उन्होंने कंडक्ट करी थी, ठीक है। ऑन लोन वेवर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और ये स्टडी किसके ऊपर कंडक्ट की गई थी? लोन वेवर्स। लोन वेवर्स मतलब आपने कोई लोन लिया है, फिर आपको वो चुकाना है, मान लो कि इस साल तक आपको चुकाना है, लेकिन आप नहीं चुका पा रहे, तो आपको एक लोन वेवर, सरकार की कोई नई स्कीम चली, उसमें लोन वेवर दे दिया गया कि या तो आपका वो लोन माफ़ कर दिया गया या कम कर दिया गया, या फिर आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई जिस डेट तक आपने चुकाना है, तो किसी तरीके का आपको लोन वेवर दिया गया। A large section of the deprived and distressed whose loan should have been waived was unable to benefit, it claims। बोल रहे हैं एक बहुत बड़ा तबका जो कि गरीब और निचले तबके से आता है, बहुत बड़ा सेक्शन जो इस तबके का जिन्होंने लोन लिया है वो निचले और गरीब वक्त का आता है, तबके का आता है, जिनका एक्चुअल में लोन माफ़ होना चाहिए था, उनको लोन वेवर मिलना चाहिए था, बट उनको ये बेनिफिट नहीं मिला। ऐसा कौन क्लेम करता है? नाबार्ड की रिपोर्ट क्लेम करती है। डाइवर्जन ऑफ फंड्स फॉर डेब्ट रिलीफ, the data reveals has meant reduced allocations to the sector of power, water resources, public works, health and family welfare, impacting ironically those very people at the bottom of the rung for whom the scheme was designed। बोल रहे हैं इसकी बजाय फंड्स उनको देने की बजाय, जिन लोगों के लिए लोन वेवर किया गया था उनको फंड्स देने की बजाय, या जो फंड्स इन लोन वेवर्स के लिए जुटाए गए थे उसकी बजाय ये फंड्स कहाँ चले गए? डेटा के अनुसार ये फंड्स और चीज़ें, ज़रूरतें पूरी करने के लिए, जैसे कि पावर सेक्टर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वाटर रिसोर्सेज की, पब्लिक वर्क्स की, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, या इन सब चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चले गए वो फंड्स, जिसकी वजह से बहुत ही हास्यप्रद तरीके से जो लोग इस, मतलब हास्यप्रद तरीके से बनी कि आयरॉनिकली जो लोग इस तबके के सबसे नीचे वर्ग में रहते हैं, जिनके लिए एक्चुअल में स्कीम बनाई गई थी, उन तक इसका बेनिफिट नहीं पहुंचा। द एक्यूट एग्रेरियन डिस्ट्रेस डिमांडेड अ फर्म रिस्पॉन्स। एकदम तीव्र एग्रीकल्चरल संकट आ चुका है। डिमांडेड अ फर्म रिस्पॉन्स इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ फ्यूचर क्रेडिट वॉज क्रूशल। तो इसमें हमें बहुत एक दृढ़ निश्चय वाला एक रिस्पॉन्स देना चाहिए था, एकदम कठोर, एकदम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हमें चाहिए था, ठीक है, जिससे कि हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर में उधार देना या उधार लेना, फ्यूचर क्रेडिट वॉज क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड फार्म लोन वेवर्स गॉट रेडी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस, और इसलिए जो फार्म किसानों को लोन वेवर्स दिए गए उसको पॉलिटिकली एक्सेप्ट कर लिया गया एज क्विक फिक्स सॉल्यूशन।
कि एकदम अभी इमीडिएट सोल्यूशन ठीक है, हम लोन वेवर्स दे देते हैं इमीडिएटली, इससे थोड़ा हमें रिलीफ मिल जाएगा और लोगों को फ्यूचर के लोन्स लेने में भी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले की जा रही है कि जो एक डिस्ट्रेस, एक संकट पैदा हो गया है हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, उसके बारे में बात की गई, ठीक है, और बताया गया कि उसको सुधारने के लिए एक लोन वेवर, इमीडिएट लोन वेवर दिया गया, जो कि हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोन वेवर का जिक्र किया गया, शुरुआत की गई और पॉलिटिकली इसको एक्सेप्ट किया गया एक क्विक फिक्स के सॉल्यूशन के तौर पे, तो ये भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद आता है कि इन लोन वेवर्स में कुछ ढांचागत कमियां हैं जिनके बारे में चेतावनी दी गई नेशनल नाबार्ड द्वारा, और इन्होंने ये एक सर्वे कंडक्ट कराया था या फिर एक रिपोर्ट कंडक्ट कराई थी कृषक, भारत कृषक समाज के साथ मिलकर, जिसमें पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो लोन वेवर स्कीम्स हैं ये विफल हो रही हैं, ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड हो जाता है कि जिन तबकों के लिए बनाया गया था, जो समाज के वो तबके थे जिनके लिए ये स्कीम्स बनाई गई थी, उन तक असल में ये बेनिफिट्स पहुंचे ही नहीं, थर्ड हो गया। और फिर ये बेनिफिट्स अगर उन तक नहीं पहुंचे तो कहाँ गए? ये गए दूसरी चीज़ों को पूरा करने में, जैसे कि पावर सेक्टर्स के लिए कुछ चीज़ें पूरी करने में, वाटर रिसोर्स, पब्लिक वर्क्स, इन चीज़ों को पूरा करने में। तो ये हो गया फोर्थ। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है SPQR, ठीक है। तो एस से दो ऑप्शंस हैं, एक बी और डी, SP RQR नहीं चाहिए हमें, SPQR ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पिल द बीन्स मतलब होता है कि आप कोई सीक्रेट रिवील कर देते हैं, आपने सीक्रेट रखा, लेकिन आप कोई चीज अपने सीक्रेट थी लेकिन आपने गलती से वो सबके सामने उजागर कर दी। टू लिटरली ड्रॉप बीन्स ऑन द फ्लोर, कि असल में बीन्स नीचे फर्श पे गिरा देना। टू रिवील अ सीक्रेट और इन्फॉर्मेशन दैट वाज सपोज्ड टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू कुक एंड सर्व बीन्स फॉर मील, कि खाने में बीन्स को बना के खिलाना, जो कि गलत है। टू एक्सप्रेस वंस लव फॉर समवन, कि किसी के लिए अपना प्यार जाहिर करना, ये भी गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। India has been the biggest producer and second largest exporter of sugar in current year, कि इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है शुगर और एक्सपोर्ट करता है पिछले कुछ सालों में। Amid global supply volatilities caused by रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, लेकिन ग्लोबल सप्लाई पे जो एक रिस्क उत्पन्न हो गया है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, pragmatic protectionism appears a safe bet in the short run। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं खाने पीने की चीज़ों को एक्सपोर्ट करने पे, प्रोटेक्शनिज्म मतलब खाद्य पदार्थों के एक्सपोर्ट पे जो रोक लगाई जाती है उसको, और प्रैग्मेटिक मतलब रियल, जो असल में अभी हमने लगाई है इन चीज़ों के ऊपर रोक, appears a safe bet in the short run। तो ये थोड़े समय के लिए अच्छा सोल्यूशन हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लोबल सप्लाई में कमी आ रखी है। इसका मतलब है कि कल को हमारे पास भी अब तो मान लो कि हम ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एल नीनो इफेक्ट का भी फैक्टर एक है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है, तो उस बेसिस पे आगे और कमी होने वाली है। तो अगर हम अपना सारा सरप्लस बेच देंगे, अपने पास कुछ भी सेफ नहीं रखेंगे, दैट मीन्स कि हमें आगे आने वाले समय में जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करें कल को इम्पोर्ट भी करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। The record global sales have prompted restrictions for the first time in 6 years to ensure there is no shortage that could lead to the government ending up buying expensive sugar in future। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ सकती है। तो जो ग्लोबल स्तर पर इतनी भारी मात्रा में सेल्स हुई, उसकी वजह से सरकार को एकदम इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा और इमीडिएट रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी पिछले 6 सालों में पहली बार, जिससे कि ये मेक श्योर किया जा सके कि हमारे पास कोई कमी ना हो जाए, जिस वजह से कल को हमें ये एक्सपेंसिव शुगर खरीदनी पड़े। टू मीट द डिमांड एट होम, घरेलू डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट्स विल बी लिमिटेड टू 10 मिलियन टन्स टिल द एंड ऑफ सीजन
इन अक्टूबर। तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 10 मिलियन टन्स तक हो जाएंगी इस साल अक्टूबर के एंड तक। After the ban on wheat exports, the cap on sugar exports comes on the back of a series of measures including the cut in duties। बोल रहे हैं पहले हमने वीट की एक्सपोर्ट के ऊपर लगाया बैन, उसके बाद अब अगला बैन आया शुगर के एक्सपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर कैप लगाया गया, जो कि क्यों किया जा रहा है कि हम लगातार कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, मेजर्स ले रहे हैं, जिनमें कि ड्यूटीज को कट करना फ्यूल के ऊपर, टू अरेस्ट द शूटिंग इन्फ्लेशन एंड सेफगार्ड स्टॉक्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। जो कि क्यों किया जा रहा है, ताकि इन्फ्लेशन जो इतना तेजी से बढ़ रहा है इन्फ्लेशन उसको रोका जा सके, उसको किसी स्तर पर स्टॉप किया जा सके, और डोमेस्टिक डिमांड्स के लिए स्टॉक्स भरपूर मात्रा में रखे जा सकें, इसलिए ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया कि शुगर के ऊपर हमने एक्सपोर्ट के ऊपर हमने बैन लगाया है, और क्यों लगाया है, ताकि हमारे डोमेस्टिक स्टॉक्स को भरपूर मात्रा में रखा जा सके, ताकि हमारी डिमांड्स को डोमेस्टिक डिमांड्स को फुलफिल करने में कोई कमी ना हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे बताया गया शुगर एक्सपोर्ट बैन लगाने के बारे में। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है जहाँ पे ये बताया गया कि ये क्यों लगाया गया है। ये इससे लगाया गया है कि अभी हम एक प्रैग्मैटिक प्रोटेक्शनिज्म की तर्ज पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल सप्लाईज में कमी आ चुकी है और ये रिस्क पर चल रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है कि इंडिया जो है, इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का हाल फिलहाल के कुछ सालों में। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है कि हमने रिकॉर्ड ग्लोबल स्तर पर सेल्स करी हैं पिछले 6 सालों में। ये पहली बार है कि हमें ये रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी, जिसका मुख्य कारण जो ग्लोबल डिमांड में कमी आई है वो है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है SQPR। तो एस से 2 ऑप्शन हैं, ये SP आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। SQPR ऑप्शन C इज करेक्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द protagonist of the novel was known for his perspicacity in solving complex problems। कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वो बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ में सॉल्व कर सकता था। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, जो लीड होता है, जो एक्टर या फिर हीरो होता है कहानी का, वो जाना जाता था कि बहुत समझदारी से, सूझबूझ से वो बहुत जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दे सकता था। तो इंसोलेंस का मतलब होता है अहंकार। क्लमजीनेस मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा तरीका, कुछ होता है ना ढीले ढाले से, क्लमजी से लोग। ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब बहुत समझदारी से, तेज दिमाग से, अपनी सूझबूझ से। टिमिडिटी का मतलब होता है कायर। ठीक है, कॉवर्ड, तो कॉवर्डनेस से कोई चीज नहीं सॉल्व हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन C इंटेलिजेंस इज करेक्ट। The notification by the Bengaluru office of the Unique Identification Authority of India UIDAI, which manages Aadhaar, had also cautioned against using a public computer। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया UIDAI से, जो जिनका ऑफिस कहाँ है, बेंगलुरु में, उन्होंने सावधान किया। अब यहाँ पे बात आ रही है ऑल्सो कॉशन, यानी कि पहला कुछ और उन्होंने चेतावनी दी होगी जिसके बारे में ऑल्सो वर्ड आया, यानी कि ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती। अगेंस्ट यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर टू डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स, कि आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स डाउनलोड करने के लिए पब्लिक कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ना करें, ऐसा उन्होंने सावधानी या चेतावनी दी। सेइंग डिटेल्स शुड बी शेयर्ड ओनली विद एंटिटीज हैविंग अ यूजर लाइसेंस। उन्होंने कहा कि इस तरीके की डिटेल्स जो है वो आप केवल उन्हीं लोगों से या उन्हीं ऑफिसेस से शेयर कीजिए जिनके पास में यूजर लाइसेंस हो। ठीक है, अनलाइसेंस्ड प्राइवेट एंटिटीज लाइक होटल्स और फिल्म हॉल्स, इट एडेड, were not permitted to collect
और कीप कॉपीज ऑफ आधार कार्ड्स। अब जहां पे बात आ रही है इट एडेड, मतलब उनने पहले कुछ कहा उसमें और कुछ जोड़ा, तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगी। तो बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज या लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जैसे कि होटल्स या फिर फिल्म हॉल्स, उन कहा कि इनको अलाउड नहीं है इस तरीके के से आधार कार्ड की कॉपीज कलेक्ट करना या फिर आधार कार्ड की कॉपीज रखना, ठीक है। लीडिंग टू अ पैनिक रिएक्शन एज यूजर्स टुक टू सोशल मीडिया टू लिस्ट द न्यूमरस इंस्टेंसेस। तो इससे क्या हुआ, इससे सब लोगों के बीच में एक हलचल मच गई। जैसे आप में से कई लोग कभी होटल्स वगैरह में गए होंगे, तो हमने नोटिस करा है कि वो फर्स्ट चीज जो मांगते हैं वो आधार कार्ड मांगते हैं या पैन कार्ड या किसी भी तरीके का फोटो आईडी प्रूफ मांगते हैं, फिर उसकी फोटो कॉपी करके वो अपने पास रख लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई, लोगों में बहुत ज़्यादा डर का माहौल पैदा हो गया कि और उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस लिखना शुरू कर दिया जब उनसे उस तरीके से उनके आधार कार्ड वगैरह मांगे गए और उन्हें किस तरीके से आसानी से ये डिटेल्स दे भी दी। बिकॉज आपको पता है होटल्स ओनर्स जो हैं या होटल स्टाफ जो है वो रूम नहीं देते हैं रेंट पे। अगर आपने कहीं जाना है, स्टे करना है, तो वो रूम नहीं देते हैं रेंट पे, ठीक है, अगर आप उनको अपना फोटो आईडी प्रूफ नहीं देंगे तो। When they had handed over the details, the advisory asking citizens to avoid sharing photocopies of their Aadhaar cards over possible misuse। जो ये एडवाइजरी जारी की गई, इसमें ये कहा गया कि लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने आधार की फोटोकॉपीज किसी को भी ना दें, जिससे कि क्योंकि उनका मिसयूज किया जा सकता है। दो withdrawn 2 days later on the pretext that it could be misinterpreted। लेकिन ये केवल 2 दिन बाद ही हटा दी गई एडवाइजरी, क्योंकि ये कहा गया कि लोगों में इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, लोग इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं, उनमें कंफ्यूजन पैदा हो सकता है और एक तरह से लोगों के बीच में पैनिक हो सकता है, जो कि हमने पढ़ा भी कि पैनिक हो गया लोगों के बीच में। इट हैज लेड टू क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड अबाउट वेदर critical information concerned data privacy is being held back। तो इससे एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या हमारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, हमारी बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि डेटा प्राइवेसी से जुड़ी हुई है, क्या ऐसा डेटा वो लोग छुपा के रखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है कि एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें लोगों से ये कहा गया कि आप अपनी फोटोकॉपीज किसी को ना दें, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्यों होगा, जैसे कि हमने पता किया कि पी और क्यू तो फर्स्ट नहीं हो सकते। एस जो है इसमें भी कहा गया इट हैज़ लेड टू। अब ये किसी तरीके से पहुंचा है इस निष्कर्ष के ऊपर या इस सवाल के ऊपर पहुंचा है, तो पहले कुछ घटनाक्रम हुई होगी, उसी के बाद में आप उसके फ्लो चार्ट के तौर पर उस सवाल तक पहुंचे होंगे, राइट। तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो हमारे पास रह जाता है आर। आर हमारा क्या बन जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद में आता है कि आर बता दिया कि इस तरीके से मिस सिग्नल्स या फिर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो इससे एक सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या हमारा क्रिटिकल डेटा जो कि हमारा प्राइवेसी से कंसर्न रखता है, उसको ये लोग रख सकते हैं, उसको क्या हमसे छीना जा रहा है या छुपा के रखा जा रहा है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया कि एक नोटिफिकेशन, फिर उसके बारे में बताया गया कि ये क्यों हुई, ये सब हलचल क्यों हुई, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था UIDAI द्वारा, ठीक है, जिसके बाद में ये सारी हलचल पैदा हुई थी। इससे पता चला बहुत सारे लोगों में पैनिक का एक माहौल पैदा हो गया और सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट आए कि किस तरीके से उनका आधार कार्ड वगैरह रखा गया होटल्स पे या सिनेमा हॉल्स वगैरह में। हमारा अरेंजमेंट बनता है RSPQ, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी ऑप्शंस हैं जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं। आरपी नहीं चाहिए, RSPQ ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई हैव डैश ऑफ बनानाज इन माई किचन काउंटर, ऑन माई किचन काउंटर। तो बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ बनानाज हैं। तो क्या होता है, बंच ऑफ बनानाज। बंच का मतलब होता है गुच्छा, पंच मतलब होता है मुक्का मारना, ठीक है। और ब्रंच मतलब होता है एक तरीके का नाश्ता और ब्रेकफास्ट के बीच में, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में अगर हम कुछ करते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं वो 11 साढ़े 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह से उनका ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रंच। बेंच
बेंच मतलब होता है एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हम रख के, डेस्क जिसको बोलते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, स्कूल में होता है ना हमारा बेंच जिस पे हम स्टडी करते हैं, दैट इज बेंच। तो यहाँ पे आई हैव अ बंच ऑफ, एक गुच्छा है बनानास का मेरे किचन काउंटर के ऊपर। Rapid industrialization has made sand the most mined material on the planet, and its plunder is a messy business all across the globe, not just India। बोल रहे हैं लगातार बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सैंड, रेत जो है सबसे ज़्यादा इसकी माइनिंग की जाती है, सबसे ज़्यादा माइंड मटेरियल है दुनिया भर में इस प्लैनेट के ऊपर, और इसका जो प्लंडर है, इसकी जो लूट है वो बहुत ही मेसी बिजनेस है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जोखिम भरा बिजनेस है, केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। द चैलेंज इज यूनिवर्सल टू, और ये जो चैलेंज है इस बिजनेस में ये यूनिवर्सल है। Monitoring and managing the industry in a way that discourages miners from becoming criminals, कि इस इंडस्ट्री को इस तरीके से इसके ऊपर नज़र बना के रखनी चाहिए, इस तरीके से इसको मैनेज करना चाहिए जिसकी वजह से जो ये माइनर्स हैं वो क्रिमिनल्स ना बन जाए, सैंड माफिया ना बन जाए। सैंड that is ideal for construction comes from shorelines and the beds of rivers and lakes। बोल रहे हैं ये जो रेत है जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है या कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ये ज़्यादातर कहाँ से, कोस्ट लाइन से आती है, रिवर बेड से, शोर लाइन से आती है, ठीक है, नदी किनारों से या फिर नदी के बीच में से या लेक्स के बीच में से निकाली जाती है। एंड द अनरेगुलेटेड एंड wanton एक्सट्रैक्शन हैज़ ह्यूज इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, और जहाँ इसके अंदर कोई भी नियम कायदे कानूनों के बिना इसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, कोई भी रेगुलेशन नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि हमारा नेचर भी डिस्टर्ब होता है। Only a very few can claim to have achieved success to an extent. Many are not even invested in the idea of acting tough। बोल रहे हैं केवल कुछ ही लोग हैं जो कहते हैं कि हमने इस बिजनेस से फ़ायदा हासिल किया है, और कई तो ऐसे हैं जो इतना मजबूत नहीं हो सकते, उनको ये समझ में भी नहीं, मतलब ये आइडिया भी नहीं सही लगता कि इतना मजबूत कोई कैसे हो सकता है। डिस्पाइट रेगुलर इंटरवेंशंस बाय द कोर्ट्स एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कि इतना मजबूत नहीं हो सकते कि हम अपने नुकसान झेल लें या फिर कुछ घाटा झेल लें, जबकि बार बार कोर्ट द्वारा और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जाता है। सिंस दे हैव लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट रूल्स फॉर अवॉर्डिंग, रेगुलेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग सैंड माइनिंग। तो बोल रहे हैं क्योंकि इसमें लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके पास है, तो इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अलग अलग नियम फॉलो करती हैं जब वो सैंड माइनिंग के लाइसेंसेस आवंटित करती हैं तब। तो यहाँ पे पहला हमारा हो जाता है ऑप्शन पी, जिसमें बताया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सैंड माइनिंग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक माइनिंग, सैंड जो है सबसे ज़्यादा खदानित की जाने वाली चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो जाता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस माइनिंग के बिजनेस में ये है कि इसको किस तरीके से, इसके ऊपर चेक्स बनाया जाए, इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि सैंड माफिया ना बनता रहे, ठीक है। थर्ड हो जाता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इसका कंट्रोल होता है तो वो डिफरेंट नियम फॉलो करती हैं जब वो इसको आवंटित कर रही होती हैं सैंड माइनिंग के लाइसेंसेस को, और केवल कुछ ही लोग हैं जो सक्सेस हासिल कर पाते हैं इसमें, ठीक है। और कुछ लोगों को तो ये आइडिया भी बहुत वियर्ड या इस तरीके का आइडिया भी कोलैबोरेट नहीं कर पाते। सो अरेंजमेंट हमारा बनता है PQSR। PQSR हमारा अरेंजमेंट बनता है जो कि हमें मिलता है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जिसकी स्पेलिंग गलत है वो बताना है। मैग्नेमोनियस वर्ड नहीं होता, मैग्नानिमस वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ही महान व्यक्ति या महानुभाव जिसको बोलते हैं ना, तो वो होता है मैग्नानिमस,
ठीक है, इसका मतलब होता है महानुभाव। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिसएमिनेंट। डिसएमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैलाना, बहुत ज़्यादा प्रसार करना किसी चीज़ का, ठीक है। क्विजोटिक का मतलब होता है कोई आइडियलिस्टिक सिचुएशन, कोई अनरियलिस्टिक सिचुएशन, वो होता है क्विजोटिक। और टेनेशियस का मतलब होता है बहुत ही दृढ़ या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट कोई व्यक्ति हो, वो होता है टेनेशियस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मैग्नामोनियस इज करेक्ट। इसकी स्पेलिंग क्योंकि इनकरेक्ट है, ये वर्ड होता है मैग्नानिमस। डेटा इज अ ग्रेट एक्सप्लेनर, रीजन्स ग्रीन डैश सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। बोल रहे हैं कि डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रूशल एक्सप्लेनर है, वो सारी चीज़ों को हमारे सामने रख देता है। ऐसा कहा, ये तर्क दिया किसने, जो ग्रीन डैश है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके द्वारा ये कहा गया। बिकॉज वट वी कैन मेजर वी कैन फिक्स, क्योंकि उनका तर्क था कि जो हम माप सकते हैं, हम जिसमें हमें पता है कि इतनी कमी है, इतना इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, राइट, फिक्स भी कर सकते हैं। जिस चीज़ में हमें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, अगर डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा है और उसको पता ही नहीं चल रहा प्रॉब्लम क्या है, तो वो ट्रीटमेंट किस चीज़ का करेगा, राइट। इसीलिए प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाता है, जिससे उनके पास एक डेटा आ जाता है, जिससे उनको पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। क्वांटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड इंडिकेटिंग वेयर दे आर, और यही बात आती है कि क्वांटिफाई की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितनी कम प्रॉब्लम है, किस नंबर तक ये पहुंच चुकी है, ठीक है। ये जो क्या करता है, ये बताता है कि हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में कहाँ खड़े हैं, यानी कि हमें कितना ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है या कितना कम एक्शन लेने की ज़रूरत है। द CAC's रिपोर्ट ऑन इंडियाज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस थ्रोज दैट स्टेटिस्टिक दैट आर डैश। बोल रहे हैं कि जो इसका CAC का रिपोर्ट है किसके ऊपर, इंडियाज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर, वो रोशनी डालती है उस डेटा के ऊपर, स्टेटिस्टिक के ऊपर, दैट आर डैश, जो कि शायद क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो वेस्ट ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग हैव इम्प्रूव्ड इन इंडिया, हालांकि वेस्ट का ट्रीटमेंट और वेस्ट की कमी हुई है इंडिया में। Only 32% of over 1,60,000 tons of municipal solid waste generated daily, बोल रहे हैं, लेकिन 1,60,000 टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ हर रोज 2020-21 के दौरान में, उसमें से केवल 32% ही ऐसा था जो कि अकाउंटेड फॉर, जिसको अच्छे तरीके से डिस्पोज किया गया। द रेस्ट यूजुअली एंड्स अप ड्रेन्स और इज बर्न्ट इलीगली। तो बाकी जो क्या है, बाकी जो बचा कुचा है, वो या तो ड्रेन्स में क्लॉग हो जाता है, ड्रेन्स में इकट्ठा हो जाता है, या फिर इलीगल तरीके से जला दिया जाता है। Air pollution in 2020 is likely to have shortened average life expectancy by 4 years and 11 months. तो 2020 में जो एयर पोल्यूशन था, उसने हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, हमारी जो अनुमानतन जीवन जीने की लाइन है, उसको 4 साल 11 महीने से कम कर दिया। Last year, the country experienced extreme weather events on 314 days. पिछले साल देश में बहुत ही ज़्यादा वेदर इवेंट्स, खराब वेदर इवेंट्स देखे गए देश में, ठीक है। और कितने दिनों में, 314 दिन में। मतलब कि पहले अनुमान नहीं था कि बारिश हो जाएगी, फिर ऑल ऑफ अ सडन बहुत तेज़ बारिश हो गई। पहले मौसम अच्छा लग रहा था, फिर ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। तो इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने मिली। ग्लोबली the climate crisis was responsible for 54% of the total internal displacement of people in 2022. बोल रहे हैं दुनिया भर में क्लाइमेट में चेंजेस की वजह से 54% लोगों ने अपने देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया है 2022 के दौरान। फॉर इंडिया द फिगर वॉज नियरली 100%, और इंडिया में ये डेटा लगभग 100% था। तो डेटा इज ग्रेट एक्सप्लेनर, रीजंस ग्रीन कल्टिवेटर, ग्रीन डैश सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। बोल रहे हैं कि डेटा अब ग्रीन क्या होगा, जो
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट वो ग्रीन कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर मतलब किसान। रीओरिएंट, रीओरिएंट का मतलब होता है नई दिशा देने वाला। थिंक टैंक, थिंक टैंक मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह जो इस बारे में विचार विमर्श करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, छानबीन करते हैं, वो होता है थिंक टैंक। वॉलंटियर, वॉलंटियर वो व्यक्ति होता है जो अपने आप से किसी की मदद करने के लिए आगे आता है, उसको बोलते हैं वॉलंटियर। तो यहाँ पे जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है ये एक थिंक टैंक है, ग्रीन थिंक टैंक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब थ्रोज, यहाँ पे ये क्या, इनकी जो रिपोर्ट है वो हम इंडिया की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर क्या डालती है, रोशनी डालती है। तो थ्रोज अप या थ्रोज डाउन या थ्रोज इनटू या थ्रोज आउट, तो यहाँ पे आएगा थ्रो अप स्टेटिस्टिक दैट आर रेलेवेंट या इररेलेवेंट, तो थ्रोज अप यानी कि दर्शाती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टैटिस्टिक्स दैट आर स्टैगरिंग, स्टैगरिंग मतलब चौंका देने वाला। अनर्विंग, अनर्विंग मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा अनसेटलिंग, चिंताजनक। प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि जो कि बताया जा रहा है, निर्धारित किए जा रहे हैं, ठीक है। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब भटकाने वाला। तो ये जो डेटा है या तो ये स्टैगरिंग हो सकता है या अनर्विंग हो सकता है। सो यहाँ पे अनर्विंग हम यूज कर रहे हैं बिकॉज यह बताता है कि जो भी डेटा सामने आया है वो बहुत चिंताजनक है, जिसने बहुत ही हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। सो ऑप्शन बी अनर्विंग इज करेक्ट। हम उससे चौंके नहीं है, चौंकाने वाला डेटा नहीं है, बट चिंताजनक है, ठीक है। द रेस्ट यूजुअली एंड्स अप डैश ड्रेन्स और इज बर्न्ट लाइफ, तो बाकी बचा हुआ कचरा जो होता है वो ड्रेन्स को क्या करता है, चोक करता है। चोक करना मतलब उनका दम घोट देना, उनको रोक देना, ठीक है। परस्यू, परस्यू मतलब किसी चीज को आप कोशिश कर रहे हैं करने की। एनवाइसेज, एनवाइसेज का मतलब होता है कोई चीज के कल्पना करना, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना। और एंडोर्स मतलब होता है किसी चीज का समर्थन करना। सो यहाँ पे ऑप्शन ए चोकिंग इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ प्लस ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग।